हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। साल 2024 स्टार्ट हो गया है और इस साल 64 देश में इलेक्शन होने वाला है। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज गोइंग टू वोट दिस ईयर। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जान ले कि जो पॉलिटिशियंस जिन पॉलिसीज और जिन मॉडल्स के बारे में रेफर करते हैं उनमें कितना सच है और कितना झूठ है। कीपिंग विद दैट थीम, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल गुजरात, जो हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियोस और डिस्कशंस में रेफर किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये मॉडल गुजरात एक्चुअली है क्या, इसने कितना स्टेट ऑफ गुजरात को फायदा किया है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी रह चुके हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मॉडल गुजरात को समझने के लिए फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में जो रेफर किया जाता है एक्चुअली उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। जब ये चीज पे फोकस करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात दरअसल एक बहुत ही विकट परिस्थिति में स्टार्ट किया गया हुआ इनिशिएटिव है। 2001 में एक बहुत भयंकर भूकंप हुआ था कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और उसके बाद ये कम्युनल राइट्स, और इसी दौरान मोदी जी ने दूसरी बार सीएम की पोजीशन हासिल की थी। इन सब कठिन परिस्थितियों की वजह से गुजरात का जो डेवलपमेंट रेट था वो सिर्फ 1.1% था, जो कि बहुत कम है। लेकिन इस चीज को इंप्रूव करने के लिए मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात की स्टार्ट की। अब क्या है ये वाइब्रेंट गुजरात? वेल, वाइब्रेंट गुजरात एक समिट है जिसमें आप नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों को अपने स्टेट में बुलाते हो और उनसे अपने स्टेट का बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हो और उन्हें दिखाते हो कि आपका स्टेट उनकी कंपनियों के लिए क्या क्या ऑफर कर सकता है, विद द होप्स कि वो कंपनीज उनका जो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपके स्टेट में इन्वेस्ट करेंगी। इसके वजह से स्टेट में डेवलपमेंट होती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। अगर आपको वाइब्रेंट गुजरात के सक्सेस के पीछे का डिटेल वीडियो देखना है तो आप थिंक स्कूल का रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है वो 2003 में स्टार्ट की गई थी और उसमें भी उस वक्त के सीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी रोजाना 40 से 50 कंपनीज को कॉल करके इन्वेस्ट करने बुलाया करते थे। इतने एफर्ट्स डालने के बाद फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात समिट में 80 MOUs साइन हुए। हालांकि ये बहुत ही छोटी स्टार्ट है। वाइब्रेंट गुजरात का 9th एडिशन जो 2019 में हुआ था उसमें 28,000 से भी ज्यादा MOUs साइन हुए थे। टू कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स, इन्वेस्ट कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का एक फ्लैगशिप इवेंट है, उसमें साल 2022 में 10 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए थे। और जब ये वाइब्रेंट गुजरात से कंपेयर करते हैं तो साल 2009 में ही वाइब्रेंट गुजरात में 12 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात का स्केल 2009 में आज के कर्नाटका के फ्लैगशिप इवेंट से भी ज्यादा था। वाइब्रेंट गुजरात के 2017 के इवेंट में ही 30 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए थे, जो कि कर्नाटका के 2022 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। सो दिस इज द स्केल ऑफ वाइब्रेंट गुजरात। तो किन फैक्टर की वजह से वाइब्रेंट गुजरात अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर से 5 से भी ज्यादा गुना बढ़ा है? लेट अस अंडरस्टैंड दोस फैक्टर्स। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को गुजरात में इन्वेस्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनीज को इन्वेस्ट करने से रोक सकती है, और फिर उन्हें एक एक करके सॉल्व किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सॉल्व किया। गवर्नमेंट ने 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू कंपनीज इंश्योर किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी पे फोकस किया। गुजरात में इंडिया का सबसे बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। गुजरात में 17 एयरपोर्ट्स क्रिएट किए और गुजरात में 31 सी पोर्ट्स हैं। इस लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी की वजह से कंपनीज को गुजरात एक बेस्ट सूटेबल स्टेट लगता है, जिसकी वजह से गुजरात आज इंडिया का 1/3 एक्सपोर्ट करता है। यस, आपने सही सुना, गुजरात का पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये सिर्फ गुजरात में डेवलप की गई हुई चीजों का है। अगर अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रॉम गुजरात कंसिडर किया जाए तो वो है अप टू 40%। आप सोच सकते हो 40% ऑफ इंडियाज गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुजरात। इट इज ह्यूज।
और तीसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले बिजनेसेस को सेटअप करने में बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, अनगिनत गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते थे। बट वाइब्रेंट गुजरात आने के बाद गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो ऑफ क्लियरेंस स्टार्ट किया, जिससे कंपनीज को एक ही ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन देनी है और उनकी एप्लीकेशन वो ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं। इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात का रैंक ऊपर चला गया। तो इन 3 चीजों की वजह से, फर्स्ट गुड यूटिलिटी सपोर्ट, सेकंड गुड लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड थर्ड गुड पॉलिटिकल सपोर्ट, इन 3 चीजों की वजह से वाइब्रेंट गुजरात आज एक सक्सेसफुल इवेंट हो रहा है। और इसका सीधा असर एफडीआई पे देखा जाता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, 2019 से 2023 तक सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में, विच इज क्लोज टू अबाउट 54 बिलियन US डॉलर्स। सेकेंड पोजीशन पे आता है कर्नाटका, विच इज 44 बिलियन US डॉलर, और थर्ड पोजीशन पे आता है गुजरात विथ 32 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन फोर्थ पोजीशन पे जो स्टेट है वो है तमिलनाडु विथ 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। तो जो फोर्थ और थर्ड पोजीशन है उसमें 3 गुना डिफरेंस है, और इसका वन ऑफ द मेन रीजन इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट गुजरात गवर्नमेंट हैज सेट। इन केस ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है विच इज मुंबई, एंड नाउ पुणे भी एक आईटी हब बनता जा रहा है, सो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बनता है। इन केस ऑफ कर्नाटका, बैंगलोर इज द आईटी हब ऑफ इंडिया, सारे स्टार्टअप्स का फंडिंग एफडीआई में काउंट होता है, जिसकी वजह से कर्नाटका भी लिस्ट में सेकंड नंबर पर पहुंचता है। बट इन केस ऑफ गुजरात, द डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, विच इज माई नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की वजह से जो डेवलपमेंट हुई है वो ना सिर्फ 1 या 2 सिटी पे फोकस हुई है, वो पूरे गुजरात को होलिस्टिकली डेवलप करने में हेल्प करती है। अगर हम नॉर्थ गुजरात की तरफ देखते हैं तो वहां पर इंडिया का सबसे अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। नॉर्थ गुजरात के एक्सपोर्ट नंबर्स भी ऊपर ले जाने में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वहां से जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जैसे कॉटन, पीनट्स, ये सब चीजें एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम साउथ की तरफ गौर करते हैं तो हमारे पास है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया विच इज सूरत। उसके ऊपर आता है भरूच, जो कि एक टेक्सटाइल और केमिकल हब बनता जा रहा है। अगर हम ईस्ट की तरफ बात करते हैं तो हमारे पास है मोरबी विच इज द सिरामिक सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का मैक्सिमम सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग मोरबी में होता है। अगर हम सेंट्रल गुजरात पे फोकस करते हैं तो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ट्विंस विच इज राजकोट एंड वडोदरा। और अब गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट से गुजरात गवर्नमेंट गांधीनगर और अहमदाबाद को फाइनेंशियल और आईटी हब की तरफ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो एक स्पेशल सिटी बन रहा है न्यू एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, वो है धौलेरा प्रोजेक्ट। उसके लिए हम एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड ईवी देखा जा सकता है। इन एडिशन टू दिस, विद प्रोजेक्ट्स लाइक रिवर फ्रंट, रणोत्सव एंड द सोलर सिटी, गुजरात गवर्नमेंट टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो एज यू सी, ये एक होलिस्टिक स्टेट वाइड डेवलपमेंट अप्रोच है। इतने फर्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर किया ही है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो एमएसएमईज का भी डेवलपमेंट होता है वो भी गुजरात में बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स चाहिए थे वो तो ऑलरेडी टिक थे ही, और उसके वजह से एमएसएमई भी बहुत अच्छा बूम हुआ है। इसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। बिजनेस बिकम्स द डिफॉल्ट चॉइस फॉर पीपल। आप देखेंगे तो गुजरात में ज्यादातर लोग बिजनेस करना प्रेफर करेंगे, ना कि जॉब करना। एक पूरी जनरेशन अपने पेरेंट्स को बिजनेस करते हुए देखकर ग्रो हुई है। इसकी वजह से उनके लिए भी बिजनेस करना ही एक डिफॉल्ट चॉइस बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर ही एक प्रॉब्लम दिख के आता है। गुजरात स्टेट में द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड द अदर स्टेट्स। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए तो फर्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया, लेकिन एजुकेशन पे फोकस कम रह गया, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है वो स्टेट नहीं प्रोवाइड कर सकता। और सेकेंडली, जिन लोगों के पास अपने फैमिली का बिजनेस नहीं है, वो जब इस पुअर एजुकेशन सिस्टम से पास आउट होते हैं, उनके पास जॉब करने के लिए भी काफी कम ऑप्शन बचते हैं। और इसका सबसे गहरा इम्पैक्ट रूरल पॉपुलेशन पे आता है।
जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ना उनको फार्मिंग करने में इंटरेस्ट है, ना ही उनको जो लो ग्रेड की जॉब्स मिल रही है वो करने में इंटरेस्ट है। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो चले जाते हैं फॉरेन। कई बार ऐसी न्यूज वायरल होती है जिसमें गुजरातीज आर इलीगली ट्राइंग टू एंटर कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। और मेरे पास कोई पक्के फैक्ट्स नहीं है, बट आई एम श्योर नंबर ऑफ वीजा कंसल्टेंट्स एंड IELTS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन गुजरात वुड बी हाईएस्ट इन द एंटायर नेशन। सिचुएशन इतनी खराब है कि कई बार पेरेंट्स जो फॉरेन में सिचुएटेड है, उनके बच्चों की यहाँ पर शादी होती है और वो वहां से यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वहां पर ब्लैक में है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की वहां पर डेथ हो गई है, लेकिन बच्चे यहाँ से वहां जा नहीं सकते क्योंकि उनको वीजा नहीं लग सकता। और ऐसा भी नहीं है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है। मैं खुद गुजरात में रहकर ऐसे लोगों को जानता हूं जो 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है सिर्फ यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इलीगली एंट्री के लिए। अब आप सोचेंगे जिसके पास 60 या 80 लाख या 1 करोड़ रुपए है, वो क्यों किसी और कंट्री में जाके रहना चाहता है? बट अकॉर्डिंग टू देम इट इज स्टिल वर्थ इट। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी अमाउंट सबके पास हाथ पे ही है। कई बार लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के पैसे लेके यूएस जाना चाहते हैं। इस फॉरेन माइग्रेशन की वजह से गुजरात स्टेट का सेक्स रेशियो भी खराब होते जा रहा है। पर्टिकुलरली पाटीदार कम्युनिटी में सिचुएशन इज सो डायर कि हर 1000 लड़कों पे सिर्फ 800 लड़कियां बची है। इसकी वजह से मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं। इट लीड्स टू अ नेगेटिव फीडबैक लूप, जिसमें अगर आपको शादी करनी है तो आपको फॉरेन का वीजा होना जरूरी है। उसकी वजह से जो यंगस्टर्स है उनको फॉरेन ही जाना है। बट नाउ गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड द प्रॉब्लम और अब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। रिसेंटली स्टेट ने अपने हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑस्ट्रेलियन और यूके गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किए हैं और ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज ने गिफ्ट सिटी में अपना फॉरेन कैंपस भी स्टार्ट कर दिया है। इट इज माई होप कि ये 2 यूनिवर्सिटी में लोग एनरोल करेंगे और फॉरेन का जो माइग्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। गुजरात गवर्नमेंट ने 2001 के कंपेयर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। अब देखें तो गुजरात गवर्नमेंट का नेशनल इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं 2001 में, लेकिन आज इट इज वन ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स इन इंडिया। बट मैं वीडियो खत्म करूं उसके पहले मेरे को 3 लर्निंग्स पे फोकस करना है, जो मेरे ख्याल से बाकी स्टेट्स अगर फॉलो करती है तो उनके यहाँ पर भी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। नंबर 1, अ स्टेबल गवर्नमेंट विथ अ विजनरी लीडर can change the trajectory of the state. Number 2, if leaders decide to diversify the investment in the state, it will lead to a prosperous and an inclusive growth. And number 3, prioritize holistic development. Never leave education behind. Education is backbone of future development. हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मेरा यही एफर्ट है कि मैं इन दोनों पिक्चर्स को साथ में आपको दिखा सकूं। Now, if you have been watching this video for this long, this is worth your time. Please consider subscribing to our channel. It will give us a lot of support and share it with people who you think can help with this kind of video. Thank you.